जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस जंग के हवाले से जो कि ईरान के ऊपर इन्फ्लिक्ट की गई है यूएस और इसराइल की तरफ से, चंद इम्पॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि जो बता रही हैं कि ये जंग एक लॉन्ग टर्म वॉरफेयर की तरफ जा सकती है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो एक मेजर मोटिव था यूएस और इसराइल का कि ईरान के अंदर एक रजीम चेंज करवा सकें, वो मुकम्मल होते हुए नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि ईरान के अंदर सियासी निज़ाम बहुत ही ज़्यादा मुनज़्ज़म है, जो कि ईरान की गार्डियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स मिल के देखते हैं। दूसरा मेजर रीज़न कि ईरान ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया है, उस रिटेलिएशन के अंदर यूएस ग़ालिबन ट्रम्प साहब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मायूस होते हुए नज़र आते हैं और इसराइल के नेतन्याहू साहब भी बहुत ही ज़्यादा मोहतात हो चुके हैं इस हवाले से। तीसरा मेजर रीज़न जो कि ईरान के अंदर एक चीज़ हुई है, दैट इज़ शहादत ऑफ आयतुल्लाह अली ख़ामनाई, कि ख़ामनाई साहब की शहादत के बाद ईरान की आवाम, स्पेसिफिकली जैसे हमने अली लारीजानी साहब की स्टेटमेंट्स भी देखी थी कि उन्होंने कहा कि अब यूएस और इसराइल बदले के लिए तैयार रहें, जो कि हमें फिर नज़र भी आया मिडल ईस्ट के अंदर किस तरीके से उन्होंने एक रॉकेट्स की भरमार कर दी है हर जगह की। एंड देन एक और जो मेजर फैक्टर हमें यहाँ पे नज़र आता है, दैट इज़ ईरान के हवाले से और सारे सिनेरियो के हवाले से हमें ईरान के अंदर का जो एक न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम है वो ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आता, जो कि पहले हमें ओमान के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बताया था कि उन्होंने बाकायदगी से प्रोग्रेस देखी टॉक्स के अंदर, जो कि पता नहीं क्यों इसराइल ने उनको शायद पसंद नहीं आई वो पॉजिटिविटी, तो उन्होंने बार बार पिंच करके यूएस को ईरान के ऊपर अटैक करवा दी। साथ ही साथ वहीं पे जो दूसरा मेजर मसला है कि ये जंग शॉर्ट टर्म वॉरफेयर में तब्दील कैसे हो सकती है, तो यहाँ पे हमारे पास एक मेजर फैक्टर सऊदी अरेबिया का है। वो ये फैक्टर है कि सऊदी अरेबिया की हमने अरामको फैसिलिटी के ऊपर अटैक होते हुए देखा। ईसीसी कंट्रीज़ के हवाले से इतनी ज़्यादा डिसरप्शन ट्रेड में हो चुकी है स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ की वजह से कि वो नहीं चाहेंगे कि जो है ये जंग लॉन्ग टर्म वॉरफेयर की तरफ जाए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसकी वजह हमें नज़र आती है कि सऊदी अरेबिया खामोश है, बाकायदगी से चीज़ों को देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है। वो ऐन मुमकिन है कि किसी ना किसी पॉइंट पे आके बात करे और बताए कि जी क्या स्टांस होना चाहिए और कैसे प्रिंसिपली जो है वो चीज़ों को डील करना चाहिए, क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत ही ज़्यादा नुकसान खा रहा है सारी चीज़ों के हवाले से, क्योंकि सऊदी अरेबिया का तेल एक्सपोर्ट होता है और जो है वो एलएनजी की एक्सपोर्ट्स में कमी आ चुकी है। दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तकरीबन 12% इजाफा ऑलरेडी तेल की कीमतों में हो चुका है, जो कि हमें स्टैट्स बता रहे हैं। एक और मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से ये जंग शॉर्ट टर्म वॉरफेयर में तब्दील हो सकती है, एंड दैट इज़ पाकिस्तान। आपको याद होगा नाजरीन कि लास्ट ईयर की जंग के अंदर भी पाकिस्तान ने अच्छा खासा किरदार अदा किया था, एक अहम किरदार अदा किया था, जो कि ऑफिशियली चीज़ें क्लेम नहीं की जाती, बट जो रिपोर्ट्स थी एक मुहतात ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा था कि जो फोर्डो, नतांस और इस्फहान फैसिलिटी के ऊपर यूएस ने अटैक किया था, उससे तकरीबन बचाने वाला ईरान को पाकिस्तान था। इवेंचुअली पाकिस्तान इस दफ़ा भी वही एक किरदार अदा कर सकता है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से एक मीडिएटर का किरदार अदा करे, क्योंकि पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एक अच्छी पोजीशन एंजॉय कर रहा है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट भी है, तो उसकी वजह से उसकी बात को अहमियत भी दी जाती है आजकल ट्रम्प साहब के हवाले से। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो कि इस जंग को जो है वो शॉर्ट टर्म करने में हेल्प कर सकते हैं। ओवरऑल ये जंग एक बड़ी डिफरेंट ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रही है। इस जंग के अहवाल के हवाले से अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ईरान के अंदर 800 लोगों के करीब शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने भी नुकसान देखा है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस ज़्यादा देखा है। मिडल ईस्ट के अंदर जीसीसी गल्फ जो कंट्रीज़ हैं उसमें यूएई ने बहुत ज़्यादा नुकसान देखा है, और सऊदी अरेबिया के अंदर जो एम्बेसी मौजूद थी यूएस की, उसने भी नुकसान देखा है। ओवरऑल जितना भी नुकसान हो रहा है वो ऑन ग्राउंड मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिडल ईस्ट के अंदर है वहीं पे हो रहा है। यूएस के पैसे खर्च हो रहे हैं। यूएस के जनाब के जो जेरल फोर्ड है, जो सारा क्रू है उनका एयरक्राफ्ट कैरियर्स का, उसको डेली चलाने के लिए तकरीबन उन्हें $6.5 मिलियन का खर्चा बेयर करना पड़ता है, जो कि कोई कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और अब यूएस ने बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर दी है कि यूएस वांट्स के जी वो इन्वेजन करना स्टार्ट कर दे ईरान के अंदर और ऑन ग्राउंड जाके जो है वो फाइट करे इस वॉर को, बट उससे भी यूएस को बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। $200 मिलियन के करीब यूएस को डेली खर्च करना पड़ेगा। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है इस वॉर के हवाले से, अगर मैं आपको अहवाल पेश करूँ तो।
پاسبلٹیز کہ کسی نہ کسی طریقے سے لانگ ٹرم کی طرف ہمیں یہ جنگ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے ایران کی وجہ سے. ایران یہی چاہے گا، بٹ باقی ممالک کے اتنے سٹیکس لگ چکے ہیں کہ وہ یہ چاہیں گے کہ اس جنگ کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے شارٹ ٹرم کی طرف لے کر آنے کی کوشش کریں. فی الوقت اس سارے معاملات کے حوالے سے اتنا ہی. اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کے لیے دوسری چیزیں پیش کریں گے، جیسے کہ یو ایس کا وہ جو خواب تھا اس جنگ کے حوالے سے کہ جی میں نے اس کو ایک جو ہے وہ رجیم چینج کرنا ہے، وہ کہاں تک یو ایس کا پہنچا، یو ایس نے اس میں کیسا کردار ادا کیا ہے، اسرائیل کیسے یو ایس کو اس وار میں ڈریگ کرتا ہے، اور مختلف اور چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال کیجیے گا. شکریہ.